જય શ્રી કૃષ્ણ દરેક વ્યક્તિ મારા ભાઈઓ અને બહેનોને. હવે સાહેબે વાત કરીને કે આનાથી શું ફરક પડે છે, તો ફરક એ બાબતનો પડ્યો છે કે દરેક વ્યક્તિના મગજમાં, દરેક વ્યક્તિના માઇન્ડમાં ઘણા બધા પ્રકારના જે પ્રશ્નો હતા, એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન જ્યારે સમૂહમાં અમે જ્યારે ચર્ચા વિચારણા કરીએ છીએ, તો એ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ ભાઈ દ્વારા કે કોઈ બહેન દ્વારા એના જે દરેક જે ક્વેશ્ચન્સ જે હોય છે એનું 50 to 70%, નોટ 100%, બટ 50 to 70% જેટલું સોલ્યુશન ત્યાંથી મળે છે સર. તો અમે હવે કેવી રીતે જે કરીએ છીએ એનો એક ડેમો પ્રસ્તુત કરું છું. તો પહેલાં તો આખી આ જે સ્ટોરી હોય છે એ સ્ટોરીને અમે વાંચીએ છીએ અને એમાંથી જે પ્રકારના જે ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ આપણે મતલબ કે આપણને જે રિલેટેડ જે છે, મતલબ કે આપણને ઘણા બધા જે પ્રશ્નો હોય છે એ આ સ્ટોરીમાંથી એનો આન્સર મળી રહે છે. એક એવી નાનકડી સ્ટોરી છે, પતંગ કી ડોર. એ અહીંયા હું તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું છું. एक दिन मंजीत अपने पिताजी के साथ छत पर पतंग उड़ाना सीख रहा था. मंजीत के पिता ने पतंग को थोड़ा ऊंचाई देकर उसकी डोर मंजीत के हाथ में दे दी. जल्द ही उसकी पतंग आकाश में ऊंची उड़ गई. थोड़ी देर के बाद मंजीत ने पूछा, क्या ऐसा नहीं लगता कि यह पतंग आज़ाद होकर आकाश में और ऊंचा उड़ना चाहती है, लेकिन हमारे हाथ में जो उसकी डोर है वह इसे और ऊंचा उड़ने से रोक रही है. अगर हम इस डोर को छोड़ दें तो यह पतंग आकाश में और ऊंचा उड़ सकती है. ऐसा कहकर मंजीत ने अपने पिता से पूछा, क्या हम इस डोर को तोड़ दें? पिताजी ने बिना कुछ कहे धागा काट दिया. पतंग ने थोड़ा ऊंचा जाना शुरू कर दिया. इससे मंजीत बहुत खुश हुआ. थोड़ी ही देर में पतंग धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गई. जल्द ही वह एक घर की छत पर गिर गई. मंजीत को यह देखकर आश्चर्य हुआ. पिता ने मंजीत के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, मैं पहले से जानता था कि अगर हम इस डोर को काट देंगे तो पतंग गिर जाएगी. डोर से बंधे रहने के कारण पतंग को सही दिशा मिलती है और वह ऊंचा उड़ पाती है. मंजीत ने थोड़े आश्चर्य से पूछा, आप अगर जानते थे तो फिर आपने मेरे कहने पर पतंग की डोर क्यों काट दी? पिता ने कहा, हमारा परिवार, हमारे संबंध इस डोर की तरह ही हमें बांध रखते हैं. हम जब आगे बढ़ते हैं, ऊंचा उठते हैं, तो यही संबंध ज़रूरत पड़ने पर हमें ढील देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमारी डोर को खींच लेते हैं ताकि हम अपना रास्ता ना भटके. परिवार की डोर से बंधकर ही हमें इस खुले आसमान जैसे संसार में सफलतापूर्वक जीने के लिए सही दिशा मिलती है. ये बात हमारे संबंध, मतलब कि हमारे जो परिवार में जो हमारे संबंध है, हमारे फ्रेंड्स के साथ जो संबंध है, उसके ऊपर थी. जो इसका शीर्षक था पतंग की डोर, लेकिन मुझे लगता है कि संबंध की डोर ऐसा होना चाहिए. तो ये जो एक छोटी सी स्टोरी हमने आपको बताई है, उसके ज़रिए हम आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे और रैंडमली मैं किसी को भी ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. ठीक है, तो आपने शायद ये स्टोरी में ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. अगर नहीं दिया होगा तो कई बार परिवार के बड़े लोग बच्चों को टोकते हैं या समझाते हैं. वे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से उन्हें क्या मिलता होगा? कोई इसका आंसर दे सकता है? कोई बात नहीं. इसका जवाब हमारे, हाँ,
ગમે તેને આપી દો. हमारे घर के बड़े हमें ऐसा लगता है टोकते हैं, पर एक्चुअली में वो हमें समझाते हैं. जब हम बड़े होते हैं ना तभी ही हमें उस चीज़ का एहसास होता है. कोई और? मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर टोकते हैं तो उनको वो हमें आने वाली मुसीबत या कोई उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो लाइफ में हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ये ठोकर ना खाएं या चोट ना खाएं, उससे बचाने की कोशिश करते हैं. अच्छा, कोई ऐसा आप एग्जांपल देंगे कि उनके टोकने के कारण आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हो? सर सोच के बताऊंगी फिर. अभी एक बार एक रैंडमली मुझे ध्यान नहीं आएगा सर. આપણા મમ્મી પપ્પા આપણને ટોકે છે રોકે છે એના માટે કે જે પરિસ્થિતિમાંથી એ પસાર થયા છે એમની ઉંમર પ્રમાણે આપણી ઉંમર વખતે એમને જે નથી કર્યું, જેમ કે મારી મમ્મીને ભણાવવામાં નથી આવી અને મારા પપ્પા અમે ભાઈ બહેન નાના હતા ઓફ થઈ ગયા, તો એટલે અમને દરરોજ કહેતી કે તમે ભણશો તો તમારે કોઈની મજૂરી નહીં કરવી પડે. જ્યારે એમને ભણાય ત્યારે આજે અમે નોકરી કરી શકીએ છીએ. એટલે આ આપણને જ્યારે આપણે એમની જગ્યાએ આવીએ ને ત્યારે ખબર પડે કે આપણને મા બાપ કેમ ટોકે છે, ક્યાં રોકે છે. ओके, बढ़िया. अच्छा, तो सर बोलवानुं छे. कोई एक ऐसी घटना बताइए आप कि जब आपके प्रियजनों ने आपको सही राह दिखाई हो और आप गलत रास्ते पर जाने से बच गए हो. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारी दादी देगी. ચિરાગભાઈ, હજુ સુધી મારા જીવનમાં તો એવું બન્યું જ નથી કે કોઈએ સહી રસ્તો બતાવીને આપણે ગલત રસ્તા ઉપર ગયા હોઈએ. એવું કંઈ યાદ નથી મને એમ. અચ્છા અચ્છા. પણ એટલું સાચું છે કે આપણે ગુજરાતીઓમાં કહેવત છે કે ભણો, ભણવામાં કોઈ ભાગ નહીં માગે, મિલકતમાં ભાગ માગશે પણ ભણવામાં કોઈ ભાગ નહીં માગે. એટલે આપણા જે વડીલો હોય કે આપણા મા બાપ હોય એ આપણને ટોકતા હોય કે રોકતા હોય, જેમ સુભદ્રાબેને કહ્યું એ સાચી જ વસ્તુ છે કે ભણવા માટે જ આપણા વાલી આપણને ઘણીવાર આપણને કંઈ પણ ટોકતા હોય છે. તો આપણે જ્યારે એમની ઉંમરના થઈએ ત્યારે જ આપણને ખબર પડે છે કે મને એ વસ્તુ યાદ આવે છે કે મારા પપ્પાએ મને પીટીસીમાં મારો નંબર લાગી ગયો હતો ચિત્રાસણી. તો પીટીસીમાં ત્યાં હોસ્ટેલમાં રહેવાનું હતું, પણ હું એક દિવસ રહી અને પાછી આવતી રહી હતી. જો અત્યારે મેં એમનું કહ્યું માન્યું હોત અને પીટીસી કર્યું હોત તો અત્યારે સરકારી નોકરી તો કરતી જ હોત. इंग्लिश मीडियम में से कोई और? એવું કંઈ યાદ તો નથી કે ખોટી વાત કીધી હોય ને આપણે ખોટા રસ્તા પર જતા હોય અને સાચી રાહ બતાવી હોય ને આપણે વળી ગયા હોય. પણ એક વાત કહીશ કે જ્યારે બાળકો કંઈ ખોટું કરતા હોય ને ત્યારે આપણે કહીએ ને કે બેટા આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું, ત્યારે બાળક જ્યારે સાચી દિશાએ જાય ને ત્યારે આપણને બહુ ખુશી થાય કે આપણે એને કીધું ને ત્યારે એ સાચી રસ્તે ગયો કે ગઈ. તમારી વાત સાચી છે. હમણાં પેલું ટાટની એક્ઝામ ને બધું ચાલે છે, તો બેઝિકલી અમે બધું સાયકોલોજીને વાંચીએ છીએ. એમાં એવું કહેવા મળ્યું છે કે ખાસ કરીને આ જે 13 થી 19 વર્ષની ઉંમરનો જે સમયગાળો છે ને, તરુણાવસ્થાનો સમયગાળો છે, તો એ સમયગાળા દરમિયાન બાળક પોતાના મા બાપ કરતાં ફ્રેન્ડ્સનું વધારે માનતું હોય. તો એવું કંઈ જરૂરી નથી કે આપણા જે પેરેન્ટ્સ જે છે એમને જ આપણને કંઈ કીધું હોય, પણ મોસ્ટલી કદાચ ફ્રેન્ડ્સ પણ લાઈફની અંદર એવા બધા મળી જાય છે કે એમને પણ આપણને અમુક વખતે સાચી રાહ બતાવી હોય છે. તો એવું એક એક્ઝામ્પલ કોઈ મને આપી શકશે? ખાસ કરીને આ પ્રશ્નના જવાબ માટે હું વિજયભાઈ સાહેબને કહીશ. હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ સાહેબ. ચિરાગભાઈ, આમાં એવું છે કે જો મારે કંઈ પણ અમે મિત્રમાં ઘણા બધા છીએ, પણ 2-3 મિત્ર એવા છે કે કંઈ પણ સલાહ લેવી હોય તો કંઈ પણ બીજું કામ કરવું હોય કે ગમે તે કંઈ સારું હોય, પ્રસંગ હોય, તો એ લોકોની સલાહ લઈને જ કરીએ છીએ. એટલે ફ્રેન્ડ સર્કલની વાત કરીએ ને તો અમુક એવા પણ કિસ્સા છે કે એ લોકો આગળ આવીને ઊભા જ હોય છે મારી જોડે. તો એ બધું તો સાઈડમાં જ છે, પણ ફ્રેન્ડ
સર્કલની અંદરથી ઘણું બધું આપણને મળી જ જાય છે. અહીંયા એવું મેં તમને કીધું કે એવું એકાદું એક્ઝામ્પલ તમારી લાઈફમાં બન્યું હોય એ તમે અહીંયા દર્શાવો કે લાઈફમાં બન્યું તો હશે જ અત્યારે આટલી બધી મોટી ઉંમર થઈ છે તો બન્યું તો એ એકાદું એક્ઝામ્પલ આપો તમે એવી કોઈ ઘટના. સારું. एक ऐसी घटना का उदाहरण दे जब परिवार के किसी सदस्य ने आपको कुछ समझाया हो और उस समय उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगी पर उनकी बात मानने के बाद आपको यह महसूस किया है कि आपको कुछ फायदा हुआ हो. सोनल मैम. ऐसे पर्सनल लाइफ में तो मैं अगर बोलूँ तो जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होने वाले थे तब मैं बहुत ज़िद्दी थी, मुझे नहीं शिफ्ट होना था यहाँ पे. तो पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया था, मैं नहीं हो रही थी, मैं बहुत ज़िद्दी थी. तो तब मेरे पापा आए थे, मुझे समझाया कि भाई नहीं, शिफ्ट होना तेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है. तब मैंने सिर्फ मेरे पापा के एक सेंटेंस के ऊपर मैं अभी शिफ्ट हो गई थी. उनकी बात मैंने मानी थी, मुझे विश्वास तो नहीं था कि कुछ होगा, होने वाला नहीं है सब, मतलब अच्छा पॉजिटिव तो नहीं होगा शायद तो. लेकिन पापा ने बोला मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से तू शिफ्ट हो जा. तो मैंने बोला ठीक है, देखते आगे क्या होता है. लेकिन आज मुझे वो बात याद आती है कि अच्छा हुआ कि मैंने मेरे पापा की बात मानी और मैं शिफ्ट हो गई. ओके, दादी को दीजिए. ओके. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन. परिवार में एक दूसरे की मदद करना क्यों जरूरी है? इसका जवाब अनीता मैम आप देंगी. परिवार में एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी है क्योंकि संबंध को बनाए रखना है तो एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए. और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और आप क्या समझे वो जरा बताएंगे. इसका आंसर सॉरी नाम क्या उनका, स्वाति मैम के, मौलिका मैम. इस कहानी से पता ये चलता है कि हमें परिवार में संबंध हो या हम कहीं भी रहते हो, हमारे आड़ोस पड़ोस में भी हमें संबंध बना के रखने चाहिए और एक दूसरे को मदद करनी चाहिए. इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारी शादी है. जो भी ये शादी है वो भी संसार का एक नियम में ही आता है. वो परिवार को परिवार से ही नहीं मिलाता है, वो दो व्यक्तियों को भी नहीं मिलाता है, लेकिन एक समाज में एक व्यवस्था उत्पन्न करता है. इसलिए सबसे श्रेष्ठ उदाहरण तो वही है. और हम कहीं भी जॉब करते हैं या हम रहते हैं, वहाँ भी हम सब आसपास में सबके साथ मिल के रहते हैं और मदद भी करते हैं. ऐसा नहीं कि हमने हमारा काम ख़त्म कर दिया, उसको प्रॉब्लम में हम नहीं खड़े रहते. तो हर बार सबके साथ में रहना भी पड़ता है और सबको मदद भी करनी पड़ती है. किसी के कोई भी तकलीफ़ हो जाए कि घर में किसी का झगड़ा हो जाए तो भी इसमें जाना पड़ता है कि सॉल्यूशन करा के आ जाए. तो संबंध इसी तरह से संबंध को समझना है और परिवार किसी तरह चलाना है. और एक दूसरा उदाहरण देती हूँ सास बहू का. वो सब बोलते हैं मेरी सास टोकती रहती है, लेकिन सास अगर बोलती भी है तो वो बहू को अपने जैसा बनाने के लिए करती है. उसको ऐसा है कि मेरी बहू अच्छी बने, मेरे जैसी बने, मैं तो बोलूँ लेकिन बाहर वाला कोई बहू को न बोले. तो परिवार इससे भी जुड़ा रहता है, लेकिन वो बहू को समझ आए तो. अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम. ओके, यहाँ से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और जया मैम को मैं यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित करता हूँ. कि मेरी कहानी है साथी सहयोगी. साथी मतलब वो कि जो काम की शुरुआत करता है, जैसे कि गिरीश भाई, हमारे प्रिंसिपल मैम आदि, और उनके सहयोगी है हम सब. उसमें ये कहानी है. विक्टर इस वर्ष अपनी फैक्ट्री में उत्पादन से बहुत खुश था. इसके लिए उसने फैक्ट्री के कर्मचारियों को एक दावत दी. दिनेश का परिवार उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो रहा था.
दिनेश की पत्नी सुनंदा अपने कपड़े उलट पलट कर देख रही थी। न जाने कितनी बार उसने अपने सूट और साड़ियों को पलटा होगा, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं कर पा रही थी। अंत में परेशान होकर वह बोली, क्या करना है वहाँ जाकर? एक दिन की दावत से क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी? दिनेश ने कहा, कौन से मालिक अपने सहयोगियों को इतने सम्मान से दावत पर बुलाते हैं? आखिर सुनंदा ने पिछले साल खरीदी हुई नीले रंग वाली साड़ी पहन ली। दोनों ने थोड़ी झिझक के साथ सजे हुए पंडाल में प्रवेश किया। वहाँ विक्टर अपनी पत्नी के साथ लोगों के स्वागत के लिए द्वार पर खड़ा था। उन्होंने उन दोनों को मुस्कुराकर अभिवादन किया। दूसरे परिवारों को अपने जैसे पहनावे में देखकर सुनंदा को थोड़ी राहत हो मिली। उनमें से कुछ के साथ गपशप हाँकते हुए वे भोजन करने के लिए एक साथ बैठ गए। अचानक विक्टर अपनी प्लेट के साथ उनकी टेबल पर पहुंच गया। उनके साथ बैठकर खाना खाया। बाकी लोगों को थोड़ा असहज लग रहा था। इसे भांपते हुए विक्टर ने कहा, संकोच किस बात का है? मैं भी आपका भाई हूँ, आप लोगों के साथ भोजन कर सकता हूँ ना। दिनेश वैसे तो एक संतुष्ट जिंदगी जीने वाला था, लेकिन वह मन ही मन बोला, यह कहने से क्या होता है? खुद के कपड़े और हमारे कपड़े तो देखो। थोड़ी देर की अच्छी बातचीत से माहौल सुखद हो गया था। जब लोग दावत से वापस आने लगे तो विक्टर ने सभी परिवारों को एक एक गिफ्ट पैक दिया। घर जाकर सुनंदा ने पैकेट खोला तो उसमें दोनों के लिए कपड़े थे। कपड़ों के बीच एक लिफाफा था, उसमें कुछ पैसे थे और एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, यह फैक्ट्री आप लोगों की बदौलत है। अब तक हमारी फैक्ट्री के संघर्ष के दिन थे। आप लोगों ने मेहनत करके इसे यहाँ पहुँचाया है। इस साल के लाभ में आपकी हिस्सेदारी आपको दे रहा हूँ, आपका साथी विक्टर। तो यहाँ कहानी समाप्त होती है। उसके कुछ प्रश्न है, उसकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये कहानी हम सब पे है। एक सहयोगी के रूप में अपने साथी के प्रति क्या क्या कर्तव्य रहते हैं? यानी हम सब सहयोगी है और भाई बहन वो हमारे साथी है, कि उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य रहता है? नहीं, હેલો, ગુજરાતી ચાલશે કે હિન્દી? કે એક તો જે આપણા खड़े हो जाओ। અરે હા તમે કહો એમ. सर हमारे क्लास में ऐसा रहता है। શ્યોર શ્યોર વાય નોટ. આપણા જે પણ સહયોગી છે, પહેલી વસ્તુ તો જો મારો પોતાનો મંતવ્ય છે કે ટ્રાન્સપરન્સી, પારદર્શિતા હોવી જોઈએ, સૌથી મોટી વસ્તુ છે, બરાબર? કારણ કે આપણા પર ભરોસો મૂકીને, બરાબર, જવાબદારી સોંપી હોય તો પારદર્શિતા એ પહેલો પોઈન્ટ છે જે હોવો જોઈએ, બરાબર? કારણ કે ભરોસો છે તો પારદર્શિતા દર્શાવવી એ આપણી જવાબદારી છે. અને સાથે જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે હાજર રહેવું અને એમનો જે ભરોસો છે એને પૂરો પાડવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. वेरी गुड। और कोई? ना, खड़े होकर बोलिए। साथी सहयोगी में जब से आपने स्टोरी कहने की शुरू की तो माइंड में सतीश सर, गिरीश सर, योगेश भाई, मैम, वही सब आ रहे थे
इमेजिन उनका ही हो रहा था क्योंकि वो हमारे साथी है। हाँ 5 साल से उनके साथ ही काम कर रहे थे, वही हमें याद आ रहे थे कि भी जो भी आपने बोला उनसे कनेक्ट कर रहे थे। तो जो भी स्टोरी में बताया था ऐसा ही है। जो हम वहाँ जेवी में आते हैं तो वहाँ हम जब खाना खाने जाते हैं सब हमारे साथ ही खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो पीछे बैठे या अलग कुर्सी ला के बैठे, हमारे साथ टेबल पर ही बैठ जाते हैं। तो वो भी उनकी एक समानता है। और आज से 2 साल पहले उन्होंने जो 10th और 12th के 100% सब पास हो गए थे, तब एक फंक्शन शाम को रखा था। तो उस टाइम सतीश सर ने बोला था कि आप सब यहाँ के ट्रस्टी है, तो हम सबको भी ट्रस्टी बना दिया है उन्होंने। तो वो भी उन्हें अपना भाग एक दिया कि आप सबके कारण, जैसे यहाँ पे मालिक ने बोला है कि आप सबके कारण हमारी फैक्ट्री है, तो उस तरह स्कूल ट्रस्टी ने खुद ऐसे किसी के घर वहाँ पे और स्कूलों में नहीं होता है। और एक बार अपनी खुद की कहानी बोलती हूँ। मेरी बेटी की आंख में पानी आ गया था, तब मैं अपनी देरानी के घर गई थी, मेरी देरानी की डिलीवरी थी, तब मैं वहाँ थी। तो और मेरी बेटी यहाँ स्कूल में पढ़ती है, तो वो थोड़ी नर्वस से हो गई होगी, मुझे भी नहीं पता था। तो सतीश सर और गिरीश सर को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो शाम को मेरे घर पे आ गए। मैं तो घर पे भी नहीं थी, मेरे घर पे आए, फिर मुझे कॉल किया कि हम आपके घर पे आ गए, पुण्या को मिले, समझाया। तो हमारे वहाँ हरिओम के प्रिंसिपल हमारे घर के सामने ही रहते हैं, तो वो आए हमारे घर पे, उनको भी बुलाया, वो भी बैठे। और फिर उन्होंने सर के दोनों के जाने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा कोई किसी स्कूल का ट्रस्टी ऐसा नहीं करेगा कि कोई स्टूडेंट कोई सिर्फ आंख में पानी देखने से इतना कोई आएगा नहीं। तो वो साथी सहयोगी के रूप में ये स्टोरी से भी समझ सकते हैं, उससे बढ़िया हो सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई? मैम સાથી સહયોગી શબ્દથી મારા સાથી સહયોગીને તો તરત ધ્યાન ગયું જ હશે, કારણ કે આ બધા જ સાથી સહયોગી છે, પણ જે 3 વ્યક્તિ જે હું કહી શકું કે જે મારા વિચાર છે એ બધા સાથી સહયોગી સુધી પહોંચાડવામાં જે મદદ કરે છે, દે આર લાઈક બ્રિજ, હે ને? સહી. નૈનાબેન, ભાવનાબેન ને રમેશભાઈ. જેમ રમેશભાઈએ બહુ સરસ વાત કરી કે ટ્રાન્સપરન્સી બહુ જરૂરી છે જ્યારે કોઈએ આપણી પર વિશ્વાસ મૂક્યો હોય ત્યારે. તો હું એટલું કહી શકું છું, આ 14 વર્ષની જે જવાબદારીઓમાં શરૂઆત નૈનાબેનથી થઈ હતી, બીજા સાથી મિત્રો બી મારી સાથે આ જવાબદારી નિભાવવામાં ખૂબ મદદગાર થયા, અને એ રીતે જ આજે ભાવનાબેન, નૈનાબેન ને રમેશભાઈ છે, તો દરેક વિચાર જે મારા હું એમની સાથે શેર કરું છું, તો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે જો એ એમને બરાબર લાગે તો એ સ્પષ્ટપણે હા પાડે, નહીં તો કે ના મેડમ આવું કરવા જેવું નથી, હે ને? પહેલી વાત તો એ છે કે દરેક મારી વાતને સ્વીકાર કરવો એ જરૂરી નથી. એટલે એના પરથી બી ખ્યાલ આવે કે આ લોકો ખાલી યસ મેડમ કરીને જે કહું એ કરી નાખો, પાછળથી જે થાય એ ચાલશે, એમાંના નથી. બીજી વસ્તુ એ છે કે ટ્રાન્સપરન્સીની વાત કરીએ તો અમે બધા જ 4 જણા જ્યારે કોઈ પણ આખા મીડિયમ માટે, આ બધા જ બાળકો માટે જ્યારે કોઈ નિર્ણય લઈએ છીએ તો પહેલાં એક કનેક્ટિવિટી છે. આટલા વખત એ ગ્રુપ નહોતું, આપણા આખા સાથી મિત્રોનું બધાનું ગ્રુપ હતું, પણ અમારા 4 જણનું ગ્રુપ મેં જ્યારે હમણાં હું 10 દિવસ બહારગામ ગઈ હતી ત્યારે મેં બનાવ્યું, અને ઇટ્સ અ કોઇન્સિડન્સ, એ ગ્રુપનું નામ જ સાથી સહયોગી મેં રાખ્યું છે. અને એની અંદર મેં આ લોકોને કહ્યું હતું કે હવે હું 10 દિવસ બહાર છું, મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે તમે બધા સંભાળી લેશો. અને આયા પછી બી એ જ પરિસ્થિતિ જોઈ કે જેમ મારી હાજરીમાં સ્કૂલ ચાલતી હતી એ રીતે જ મારી ગેરહાજરીમાં પણ આ લોકોએ સાથ સહયોગ આપ્યો. તો ટ્રાન્સપરન્સી જો ના હોત ને તો કદાચ આ વસ્તુ પોસિબલ ના હોત. અને હજી બી વિશ્વાસ છે કે ઘણી વખત એવું બી બને છે કે આપણા મંતવ્ય ખોટા બી હોય તો એ લોકો સાચો રસ્તો અને સાચી જે હકીકત છે, પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને જે નિર્ણયો લે છે, એના કારણે આજે કદાચ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં એવી પરિસ્થિતિ છે કે સાથી સહયોગીનો બધાનો વિશ્વાસ તો છે જ, પણ બધા વાલીઓનો બી વિશ્વાસ એટલો છે કે અહીંયા મારા બાળકને મૂકીશ તો એ આગળ વધશે જ. वेरी नाइस, धन्यवाद. यहाँ साथी सहयोगी कहानी आने से पहले ही यहाँ हो गई है.
दूसरा मेरा क्वेश्चन है, एक ही मिनट, यहाँ पर साथी मीन्स साथी मीन्स कि जो मालिक होता है या जो काम करने की शुरुआत करता है वो साथी हुआ। सहयोग मीन्स का जो काम करते हैं, मान लो कि टीचर है वो सहयोग में आएगी, सहयोगी में। पर ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है मुझे। हाँ एक्चुअली में मीन्स सब साथी ही होने चाहिए। हाँ, सब साथी सहयोगी है, सहयोगी नहीं होना चाहिए कोई। लेकिन उनके साथ हम काम करते हैं, उनके काम में हम सहयोग करते हैं। मतलब जैसे मैं सिर्फ अपना हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, रख रहा हूँ, ऐसा कोई ऑपोज नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। मीन्स जैसे मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर नियरली। जैसे मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो जैसे मैं अपने आप को साथी की तरह ही देखता हूँ। हाँ, वो तो इसमें है मतलब ही कि ना। ऐसे, मतलब इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि वो सहयोगी में क्या होता है, फिर एम्प्लॉयर जैसा रिलेशन कुछ क्रिएट होता है शायद, मे बी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं काम करते हूँ, महेश सर काम, गिरीश सर भी साथ में, ये सारे लोग हैं, पर मीन्स साथी की तरह ही वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो वो शायद हाँ, सही है। बेटर ऑप्शन, ऐसा सिर्फ मानना है यानी मेरा। हम सब के लिए, मान लीजिए मेरा इससे मानना ये है कि यहाँ हम देखें तो गिरीश भाई हमारे साथी हुए, लेकिन उनके सहयोगी तो मैम और योगेश भाई है, ऐसा होता है। मान लो कि कभी एक काम योगेश भाई और मैम करते हैं, जब गिरीश भाई का काम, तो वो जब साथी बन गए और उनके बताए हुए काम हम करते तो हम उनके सहयोगी हो गए। उस पे ये स्टोरी है। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि काम तो हम साथी साथी का ही कर रहे हैं, हाँ। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी डेवलप हो गई है साथी सहयोगी। हाँ, बाकी एक दूसरे का साथी जैसा ही फीलिंग है अभी, तो ऐसा लग रहा है। नहीं, ये अच्छा हुआ आज मेरा ध्यान गया। अभी मैंने अपने मध्यस्थ दर्शन में ही एक AI टूल्स है, उसमें मैंने पूछा कि भाई साथी सहयोगी का मतलब क्या होता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो कई बार हम क्या होता है कि जैसे हर एक चीज़ को हमको आदत हो गई है, हायरार्की में हम डाल रहे हैं उसको। साथी का मतलब वो कोई बड़ा पद है और सहयोगी का मतलब कोई छोटा पद है। हमको बार बार ऐसा हो जाता है क्योंकि हम उस पैटर्न से बड़े हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे जो दिया है उसका मतलब आपने सही बताया, जैसे ऐसा ही है। साथी का मतलब होता है स्वामी, जो अभी मध्यस्थ दर्शन में लिखा है वो, और दायित्व संपन्न, उसमें दायित्व आता है। हाँ, उसकी डेफिनेशन ऐसी है कि जो किसी कार्य, व्यवस्था या प्रयोजन का दायित्व लेकर चलता है। अब दायित्व के अंदर दो चीजें आती है, जैसे दायित्व को भी हम खोल के देखेंगे ना, तो दायित्व के अंदर काम के अलावा व्यवहार पक्ष भी आता है। जैसे मैं एक पिता हूँ, तो पिता का दायित्व होता है, और दायित्व ऐसे नॉर्मली गुरु मूल्य है, तो दायित्व के अंदर कर्तव्य आ जाता है। मतलब साथी का मतलब होता है एक लीडर, और सहयोगी का मतलब होता है जैसे कोई भी काम एक लीडर नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी पूरी एक सिस्टम होती है, वो साथ में काम करती है। उसमें छोटे बड़े वाला पार्ट नहीं है। जैसे कोई विज़न लेके चलता है, जैसे स्कूल को शुरू करना, जैसे हमने शुरू किया, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई उस दायित्व के साथ है। कुछ भी हो जाए हम चेंज नहीं होंगे, हम इस चीज़ को नहीं छोड़ के जाएंगे। कर्तव्य में साथी सहयोगी में कैसा होता है कि एक लेवल का एक डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। मतलब जैसे हम कोई बड़ा भी काम कर रहे हैं, तो बड़े काम के अंदर काम हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं वो सब हो गए सहयोगी, और जो पूरा विज़न लेके चल रहा है वो हो गया साथी। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हम हर चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि भाई जैसे गुरु शिष्य, तो गुरु कोई बड़ा पद है, शिष्य उसके अनुसार चलेगा, वो सिस्टम है। दोनों गुरु नहीं हो जाएंगे। जैसे पिता पुत्र, तो पिता बड़ा दायित्व का काम है, और पुत्र का काम जो है वो दायित्व नहीं आता है, वो कर्तव्य का काम आता है। ऐसे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि देखिए प्रिंसिपल जैसे है कोई, तो प्रिंसिपल एक साथी बनेगा, और हर एक चीज़ में ऐसे देखा जाएगा। जैसे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल देखने जाएंगे तो उसमें साथी का पद मैनेजमेंट के पास है और सहयोगी का पद प्रिंसिपल के पास है। अब जब प्रिंसिपल और टीचर के साथ देखा जाएगा तो साथी का पद प्रिंसिपल का है, मतलब उसका मार्गदर्शन जो करता है वो, मेरा ऐसा मानना है।
सेकंड, सहयोगी में ऐसा लिखा है सेवक कर्तव्यनिष्ठ। अब यहाँ सेवक शब्द आता है ना, तो कहीं ना हमारे दिमाग में वो लो वाला फीलिंग आ जाता है। तो सेवक का मतलब छोटा पद नहीं है, सेवक का मतलब वो कर्तव्यनिष्ठ है, उसको जो काम दिया गया उसमें वो कर्तव्य के साथ है। दायित्व में दो चीजें होती है, जिम्मेदारी उसकी बड़ी होती है, जो उस प्रयोजन के कर्तव्य निष्ठा से सहयोग करता है, साथ ही में जो किसी कार्य व्यवस्था या प्रयोजन का दायित्व लेकर चलता है। આ માનવ વ્યવહાર દર્શનમાં લખેલું છે અને નીચે જ માનવ વ્યવહાર દર્શનમાં સહયોગીમાં લખ્યું જો ઉसी प्रयोजन में कर्तव्य निष्ठा। अब समझ लो, अब जैसे इंग्लिश मीडियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? उपासना मैम के पास। वहां पे योगेश भाई आके तो काम नहीं करेंगे ना, जरूरत पड़ी तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे एक पद जो गया, तो साथी आपने जो बोला सही है, वैसे ही चलेगा। उसमें छोटे बड़े वाला हायरार्की नहीं है। हमारे दिमाग में वो पद वाला छुप जाता है ना, तो कहीं ना लगता है हमको ये बड़ा पद है छोटा पद है। कोई काम छोटा नहीं है यहाँ पे, ऐसा मेरा हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन जो स्मित भाई शायद बात कर रहे हैं, तो हो सकता है बाकी स्कूल्स में ऐसा हो, आपने देखा हो। साथी साथी जनरली जैसे अगर मैं एक प्रॉपर विजन के साथ काम ना करूं, जैसे मेरे डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूं, तब मैं ऐसा नहीं सोचता कि ये सतीश भाई की है, गिरीश भाई की है, कि महेश भाई मेरे प्रिंसिपल है। उसको मैं ऐसे ही देखता हूँ कि वो मेरा काम है, मेरा डिपार्टमेंट, वो हमारा वहाँ मैं कर्तव्य हुआ। सुप्रीम बन जाता हूँ। हाँ, सही उनसे है। भी ऊपर शायद। हाँ ऐसा हाँ सर, आप सही है। मतलब कि वो हमारा कर्तव्य, जैसे कि साथी के प्रति सहयोगी के कर्तव्य है, वो आपने बता दिया। यानी तब हम नहीं सोचते कि हम सहयोगी है, हम साथी बन जाते हैं। जब भाई ने कोई काम दिया तो आप नहीं सोचे कि वो तो गिरीश भाई ने दिया, आप सोचे कि मैं ही गिरीश भाई हूँ, तो वो उस समय हम साथी बन जाते हैं सर। बहुत ये अच्छा, चीज़ है। बहुत अच्छा। मैं एक पूरा एक बार रीड करता हूँ। साथी सहयोगी संबंध क्या है? तो यहाँ पे जीवन विद्या में जितने भी संबंध बताए गए हैं ना, वो पूर्णता के अर्थ में है। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा ऐसा नहीं है। यह पूर्णतः परस्पर पूरक संबंध है, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें दो पक्ष होते हैं, साथी दायित्व संपन्न, जो किसी कार्य व्यवस्था या प्रयोजन का दायित्व लेकर चलता है, सहयोगी कर्तव्यनिष्ठ, जो उसी प्रयोजन में कर्तव्य निष्ठा से सहयोग करता है। इन दोनों का संबंध न तो मालिक गुलाम जैसा है और न ही ऊपर नीचे, बल्कि यह एक स्वयं स्वीकृत, पूरक और भरोसे आधारित संबंध है। ठीक, तो इसके अंदर ऊपर नीचे वाला और मालिक गुलाम वाला संबंध नहीं है। यह स्वयं स्वीकृत, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की तो उसका कर्तव्य हो गया, ऐसे। थैंक यू सर। दूसरा मेरा प्रश्न है, एक साथी के रूप में अपने सहयोगी के प्रति क्या क्या दायित्व रहते हैं? एक साथी के रूप में अपने सहयोगी के प्रति क्या क्या दायित्व रहता है? अब महेश सर उसका आंसर ज़्यादा अच्छी तरह दे पाएंगे। एक जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मानवीय व्यवहार। वेरी गुड। मेरे ख्याल से सभी पैरामीटर उसमें आ ही जाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मानवीय व्यवहार हो। सही है सर। हाँ, विश्वास। मैम आप भी बता सकते हैं इसमें। पहला तो मानवीय व्यवहार है ही, और जिसको हमने सहयोगी के रूप में स्वीकार किया है, स्वीकार किया है, ये बहुत बड़ा शब्द है। हाँ। क्योंकि स्वीकार किया है तो विश्वास ज़रूरी है, और वो विश्वास रखने के लिए वो लोग भी, जैसे कि रमेश भाई ने बताया, जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा। सही है। तो ये दो चीज़ों पर ध्यान जा रहा है। नहीं ना मैम, आप भी बता सकते हैं। हाँ, मैं जैसे कि मैम ने बोला कि उपासना दीदी ने बोला कि एक तो विश्वास होना चाहिए, सहयोगी के प्रति विश्वास होना चाहिए, और दूसरी बात
महेश भैया ने भी जैसे बोला कि वो उनको जैसे मानव की तरह देखना है, मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण। हाँ, तो ये दोनों में ही बहुत सारा आ जाता है, तो उसके आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ही सब सारे पॉइंट आ गए। सही है। क्योंकि हम मानवतापूर्ण उनको देखेंगे ना तो हम उनको समझ भी पाएंगे, और जब उनको हम समझेंगे तो उनकी कोई बात है, अगर मैं उस पर एग्री नहीं हूँ पर मैं उनको ध्यान से सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मेरा ध्यान भी जाने लगता है, तो एक मानवीयपूर्ण व्यवहार भी उनके लिए सही है। अब हमारा यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, यदि आगे चलकर आप किसी कार्य के साथी की भूमिका में होते हैं तो अपने सहयोगी के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे? आगे चलकर हम किसी साथी की भूमिका में आ गए तो हम सहयोगी के लिए क्या ध्यान में रखेंगे? इसमें अपना कई लोगों के अपने होंगे, प्रसंग होंगे, हर रोज बनते हैं स्कूल में। आप भी दे सकते हैं। मान लो कि चेतन सर नहीं है, वो आपको बोल दे कि आज की प्रॉक्सी आप भर दो, तब क्या क्या दिक्कतें आती, तब समझ आता है कि चेतन सर को हर रोज कितनी दिक्कतें आती होगी, किसको प्रॉक्सी दे। वही हुआ ना બેન, પ્રોક્સી તો કેવું છે કે બધા લોકો ભરી જ નાખે એટલે એને કોઈ ચિંતા રહેતી નથી। नहीं, ये सर क्या है, उदाहरण है, ऐसा कोई भी काम हो सकता है। आप काम साथी बनकर जब करोगे तो अपने सहयोगी के प्रति क्या दायित्व रहेगा? મારા સહયોગી માટે તો હર હંમેશ માટે હું એમના માટે તત્પર રહી, એમની કોઈ પણ સમસ્યા છે તો એ સમસ્યાનું સમાધાન કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ। આર્થિક, સામાજિક, માનસિક, શારીરિક મારાથી બનતા બધા જ પ્રયત્નો હું કરીશ કે મારો જે સહયોગી છે એને કોઈ જાતની તકલીફ ના હોવી જોઈએ। सरस। और कोई भाई? એક ભૂતકાળની મને વાત યાદ આવે છે, અમારા કિશોરભાઈ સાહેબ પણ અહીં આગળ ઉપસ્થિત છે। જ્યારે કોરોનાનો સમય ચાલતો હતો એ સમયે કિશોરભાઈ સાહેબ જુનાડીસા પ્રિન્સિપાલમાં હતા અને એ સમયે હું ટેટોડામાં પ્રિન્સિપાલમાં હતો। તો કિશોરભાઈ માટે મને બહુ જ ખરેખર એક બહુ જ માનની વાત આવે છે કે એમના જે કર્મચારીઓ હતા, મંડળ પગાર લેટ કરતું હતું, પણ મારા કાન સુધી જ્યારે વાત આવેલી કે કિશોરભાઈ સાહેબ પોતાના ગજવામાંથી એમનો પગાર આપી દીધો હતો, એમના માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય। એક ખરેખર એક સાથી અને સંયોગીની વાત ત્યાં આવે છે। सरस सरस सरस। और कोई बता सकता है अपना? ना कभी कभी कुछ बातें मान लो कि मैम है, सर है, कभी कोई नियम आ जाता है तभी हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन तब उनकी जगह रखकर हम सोचते था वो तो बहुत कठिन काम ही है। हमें ऐसा लगता है गिरीश भाई कि कभी कभी सर क्या सुबह आए और शुरू हो गए, लेकिन जो सिस्टम है उसको चलाना है, जो मैनेजमेंट है वो तो करना ही पड़ता है। नियम के बिना तो घर भी नहीं चलता, लेकिन तब उनकी जगह खुद को रखेंगे तब पता चलेगा कि भाई एक कड़क से भी काम करवाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण भाई। हमारे वहाँ जया बहन, किशोर भाई और प्रबोध भाई तीनों प्रिंसिपल में के स्थान पे रह चुके हैं, इसीलिए उनको साथी का ज़्यादा पता होगा, साथी कैसे काम करते हैं। और स्मित भाई, गिरीश भाई, अगर मैं गलत नहीं हो तो गिरीश भाई आपका अपना चेहरा थोड़ा दिखाओ। आपका चेहरा तो अगर ऐसा है कि कोई टीचर अगर एक्टिविटी करवा रहा है तो मैं साथी, अगर मैं कुछ करवा रही तो मैं साथी हो गई। और उस टाइम मुझे योगेश भाई और चेतन भाई और वो सहयोग करते तो वो सहयोगी हो गए ना, तो उस टाइम पे साथी मैं हुई क्योंकि वो कार्य काम तो मैं कर रही हूँ ना, तो उस टाइम पे साथी मैं। अगर वही काम मैं कोई क्लास के मॉनिटर से करवाती हूँ और वो मुझे बोलता है कि टीचर मुझे आपकी ये हेल्प चाहिए, आप ये कर दो, तो उस टाइम पे वो साथी हो गया और हम सहयोगी हो गए। तो ऐसे साथी सहयोगी में कोई अंतर नहीं है, जो काम करता है वो साथी है। जैसे स्मिथ सर सारे हेडिंग लेके फरते हैं तो घूमते हैं तो वो साथी हो गए, और औरों से कहते हैं कि ये करना है तो वो उनके सहयोगी है। ऐसा नहीं है कि गिरीश सर हर बार साथी में रहेंगे, स्मिथ सर भी साथी हो सकते हैं।
जो दायित्व लेता है वही होता है। हाँ, वो अभी एक शब्द उपासना मैंने बताया, अभी ये उपासना मैन इनका नाम भी है, तो साथी का मतलब ही वो बोल रहे हैं कि सारथी जो रथ चलाता है वो सारथी के चलाने वाला, मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो महेश्वर भी हो सके, पार्षद भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, वो काम एक ही हो सकता है, लेकिन वो कोई भी हो सकता है सारथी में। वही हाँ, आज मैंने योगेश सर का काम मैंने कर दिया तो मैं साथी हो गई। सॉरी भाई। હવે સાથી સહયોગીની જો વાત નીકળી છે તો અત્યાર સુધી જો બારે જ્યારે જે વર્ક કર્યું છે, કામ કર્યું છે, ત્યારે સાથી સહયોગીની કંઈક થોડીક અલગ વ્યાખ્યા હોય એવું લાગતું હતું, પણ અહીંયા એન્જલ્સમાં આવ્યા પછી તો આ વ્યાખ્યા અમે કદાચ ભૂલી જ ગયા છીએ, કારણ કે સ્વામી ભલે ત્યાં મતલબ બીજે કંઈ કામ કરતા હતા તો એવું લાગતું હતું કે આ સાથી એટલે આપણે સ્વામી, મતલબ આપણે એ હુકમ કરે ને આપણે એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું પડે, પણ અહીંયા આવ્યા ત્યારથી કદાચ પહેલી વખત હું અહીંયા આવી ત્યારે મને એવું કહેલું કે સતીશ સર જોડે ના જવાય હો બાપ, એવું મને 2-3 જણાએ કીધેલું આ શબ્દ, પણ મને તો ખબર નથી કે ના જવાય એટલે વળી શું કીધું, એ માણસ છે હું એ માણસ છું, અને એમાં હું તો તરત જ ઓલા એપ્રિલ મહિનો 1લી તારીખ એમનો હેપી બર્થડે, હું તો સીધી જતી રહી કે હેપી બર્થડે સર, તે મન કે કોને તમને એપ્રિલ ફૂલ બનાવ્યા, કે મેં કીધું સર મેં જોયું છે તમારો બર્થડે આજ જ છે, એટલે વળી હું તો જઈને આવી, એમને થેન્ક યુ પણ કહ્યું મને, પણ બહાર નીકળી એટલે તરત જ અમારા સાથીએ કહ્યું જોશાબેન એકલા જવાય, સતીશ સર પાઈ ગયા તમે, મેં કીધું હા ગઈ, તો હવે થયું શું, મને કે બેન આપણા સ્કૂલનો રૂલ્સ છે, કે આપણા સ્કૂલનો રૂલ્સ છે કે બધાએ ભેગા થઈને જ હેપી બર્થડે વિશ કરવાનો, અરે મારા જેવા ગાંડાને કંઈ ખબર નહીં કે ડાયરેક્ટ આ મતલબ મેઇન સાથીના રૂમમાં ઓફિસમાં જવાય કે ન જવાય એમ, હું તો જઈ, પણ મને કંઈ એવું લાગ્યું જ નહીં કે આ અમારા સાથી છે અને હું એમના સહયોગી છું, કારણ કે અહીંયા તો સાથી સહયોગી જેવું આજ સુધી કારણ કે 10-11 વર્ષમાં કોઈ અનુભવ થયો નથી. બધા અમે બી ખોટી માનતા હતા તો કરેક્ટ કરી રહ્યા છીએ, તમે બી ખોટી માનતા હતા કરેક્ટ કરી રહ્યા છે, હવે સાચી વ્યાખ્યામાં આપણે ઉતરી રહ્યા છીએ ધીમે ધીમે, હજી પૂરેપૂરી થઈ કે નથી એ મને ખ્યાલ નથી પડતો, પણ અમે અમારી સાઈડથી પ્રયત્ન કરીએ, તમે તમારી સાઈડથી પ્રયત્ન કરો. બીજું એક થોડી સ્પષ્ટતા કરી દઉં, સાથી સહયોગીની વાત સાચી છે, ઘણી વખત કોઈ કામનું દાયિત્વ કોઈ વ્યક્તિ લે, જેવી રીતે હમણાં મહેશભાઈને અમારે પેલા 3 દિવસ જવાનું છે એપ્રિલમાં, એટલે સતીશભાઈએ 3 દિવસ સાધનભાઈએ આવે છે એટલે જવાનું છે, તો સતીશભાઈ કીધું તમારે આવવાનું છે, એટલે મેં કીધું કે ભાઈ અત્યારે મહેશભાઈ કે એમ કરવાનું છે, તો મહેશભાઈ કીધું હમણાં તમારે નથી જવાનું, તો ત્યાં મહેશભાઈનો કારણ કે એમને દાયિત્વ લીધું છે એ ડિપાર્ટમેન્ટનું અને ત્યાં મારી જરૂર છે, એટલે ત્યાં હું એ પદમાં એ વખતે હું સહયોગીના પદમાં આવી ગયો, તો એવું બની શકે છે ને, એટલે કોઈ કર્તવ્ય કોણ પકડે છે, પહેલાં તો દાયિત્વ સાથે કોણ છે, જેથી જીવન વિદ્યાનું દાયિત્વ દર વખતે પાર્થભાઈ સંભાળે છે. હવે પાર્થભાઈ કે ગિરીશભાઈ તમારા એ કહેતા નથી અલગ વસ્તુ, કારણ કે એમના મગજમાં હજી મારા માટે કેવી છાપ છે, એમને એમ લાગશે કે હું ગિરીશભાઈની હેલ્પ લઈ શકું છું, તો એ ગિરીશભાઈને કહેશે કે ગિરીશભાઈ આટલા 10 કોલ કરવાના છે કરી નાખજો, કહી શકાય છે. એટલે જેને જે દાયિત્વ લીધું છે એ દાયિત્વ સાથે એ બીજા સાથે કોઓપરેશનથી કામ કરે છે, એ સહયોગી થઈ ગયો. સહયોગી નાના યુનિટમાં કામ કરે છે, સાથી એક ઓવરવ્યૂ સાથે કામ કરે છે. તો લીડરશિપ જનરલી એવું હોય કે લીડરશિપને કામ કરવાનું ઓછું આવે અને એનું ધ્યાન રાખવાનું થોડું વધારે આવે, કારણ કે એનું સંકલન કરવું એનો પાર્ટ બની જાય. આવું હું જે સમજું છું એ પ્રમાણે દાયિત્વ આ છે, અને કર્તવ્ય જે છે જે તે નાના ડિપાર્ટમેન્ટમાં પર્ટિક્યુલર કામ કરું કે આ પોર્શન મારો, એ કર્તવ્ય થઈ ગયું.
બાકી દાયિત્વની અંદર કર્તવ્ય તો કરે જ પાછો માણસ, ના કરે એવું ના હોય. બરાબર? તો આ રીતનું આ સરસ આજે મને પણ સ્પષ્ટતા થઈ આ સાથી સહયોગીની. બાકી અત્યાર સુધી હું સાથી સહયોગી એટલે એવું જ માનતો હતો કે આપણે કલીગ્સ તરીકે જે કામ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. આજે આપણે અહીં આ કહાની હું પૂરી કરું છું. બંને પ્રેઝન્ટ